हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सदन को लोकतांत्रिक तरीके से न चलाने और पीएम मोदी पर सवालों का जवाब देने की हिम्मत न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम केवल पुरानी बातें दोहराते हैं और उनका मनोबल टूट चुका है। खड़गे ने नरवणे की किताब, गद्दार विवाद और नेहरू की आलोचना पर पीएम को घेरा। पुलवामा पर खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठाए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार के बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित कर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने उद्योग, आईटी और विज्ञान जैसे विकास मदों के लिए कम आवंटन की तुलना की। उन्होंने पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के ISI प्रायोजित मदरसों वाले बयान का भी जिक्र किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता बढ़ी। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। यह फ्रेमवर्क मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा, किसानों, उद्यमियों और MSME के लिए नए अवसर पैदा करेगा। साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। यह निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को भी गहरा करेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार ने 7 निश्चय तरीके के तहत डेयरी उद्योग को ग्रामीण विकास का आधार बनाने की पहल शुरू की। हर गांव में दूध उत्पादन समिति गठित होगी ताकि पशुपालकों को उचित मूल्य मिल सके। सुधा बिक्री केंद्र अब सभी पंचायतों तक पहुंचेंगे, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को उत्पाद आसानी से मिलेंगे। यह योजना महिलाओं को रोजगार और पलायन रोकने में सहायक होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में प्रदेश भाजपा विधायकों से मुलाकात की। बैठक में आतंकवाद, नशे की समस्या और जम्मू से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर जल्द उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने भाजपा को जमीनी सतह पर मजबूत होने और लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने का निर्देश दिया। VDG को आधुनिक हथियार देने पर भी बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सरकार ने लाडकी बहन योजना के लिए लाभार्थी महिलाओं द्वारा की गई EKYC में हुई गलतियों को सुधारने की समय सीमा को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की महिला और बाल विकास विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर EKYC में समय सीमा बढ़ाने की जानकारी दी। लाभार्थियों और क्षेत्रीय कार्यालयों से लगातार मिल रही शिकायतों और मांग को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन EKYC सुधार की सुविधा फिर से खोलने का फैसला लिया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी कर दी गई है। दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तय किया और इस पर संयुक्त बयान जारी कर दिया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। अंतरिम व्यापार समझौते के इस ढांचे में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती की, जिससे निर्यात, रोजगार और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत ने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी बरकरार रखी। अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया, जिससे भारत के निर्यातकों को बड़ा बाजार मिलेगा। अमेरिका का लगभग $30 ट्रिलियन का बाजार अब MSME किसानों और मछुआरों के लिए खुला। निर्यात बढ़ने से लाखों नए रोजगार खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए पैदा होंगे, जिसमें जेनेरिक दवाएं, हीरे जवाहरात और विमान के पुर्जे पर टैरिफ 0% रहेगा। टेक्सटाइल, रेडीमेड कपड़े, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर और हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी में अवसर बढ़ेंगे। गेहूं, चावल, मक्का, दूध, पनीर, पोल्ट्री और अन्य संवेदनशील उत्पादों में कोई समझौता नहीं हुआ। अमेरिका के कृषि और औद्योगिक सामान पर टैरिफ घटाए जाएंगे, जैसे मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और पशुहार जैसे। डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाले GPU, अन्य तकनीकी सामान और डिजिटल व्यापार में सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश मिलकर सप्लाई चेन मजबूत करेंगे और तीसरे देशों की नीतियों से सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अगले 5 साल में भारत $500 अरब का ऊर्जा, विमान, धातु तकनीक और कोल का सामान अमेरिका से खरीदेगा। वहीं भारत पर लगे अतिरिक्त टैरिफ को लेकर भी अमेरिका ने बड़ा बयान जारी किया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत अब सीधे या परोक्ष रूप से रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स 7 फरवरी 2026 से हटा दिया।
वहीं देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अगले 2 वर्षों में हाई एंड टेक्नोलॉजी पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए चमियाना और टांडा में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है, जबकि सभी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला MRI मशीनें लगेंगी। विधायकों की प्राथमिकता बैठक में सिरमौर में बस सेवा और विधायक निधि के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। यह लेख आपकी ITR फाइलिंग पर इसके 7 प्रमुख प्रभावों को बताता है। इसमें रिवाइज ITR डेडलाइन, शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स, अपडेटेड रिटर्न के नियम और विदेशी संपत्ति खुलासा योजना जैसे महत्वपूर्ण बदलाव शामिल होंगे। वहीं अगली खबर देखिए, मायावती 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए एक विशेष संगठनात्मक बैठक करेगी। इसमें प्रदेश, जिला और विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष शामिल होंगे। मायावती कोर वोट बैंक को मजबूत करने, सोशल इंजीनियरिंग रणनीति समझाने और ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष जोर देगी। यह बैठक पार्टी की भविष्य की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने संबंधी पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया। उन्होंने अपने जवाब में आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक थी। अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि नागरिकता मिलने से पहले ही नाम दर्ज हुआ। कोर्ट अब याचिका की विचारणीयता तय करेगा। वहीं दोस्तों देखिए मुंबई में BMC मेयर चुनाव को लेकर तस्वीर आज साफ हो चुकी है। शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन पर मोहर लगाते हुए बीजेपी ने मेयर पद के लिए सीनियर नगर सेवक रितु तावड़े के नाम का ऐलान कर दिया। मुंबई में उप महापौर का पद शिवसेना सिंध के खाते में जाएगा। पार्टी ने संजय घाटी को अपना उम्मीदवार बनाया। दोनों ही प्रत्याशियों ने शनिवार को नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया। रितु तावड़े बीजेपी की सीनियर कॉरपोरेटर है और 3 बार अलग अलग वार्डों से चुनाव जीत चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए जम्मू और श्रीनगर में शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 277 स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू की गई है। आवास और शहरी विकास को 2026-27 के लिए 2809 करोड़ आवंटित किए गए। अमृत 2.2 के तहत जल आपूर्ति और सीवरेज की 90 परियोजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 17 पूरी हो चुकी है। शहरों में 200 ई-बसें चल रही है और 200 अतिरिक्त खरीदी जाएंगी। अपशिष्ट जल प्रबंधन और पार्किंग जैसी कई अन्य परियोजनाएं भी प्रगति पर है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की है, जिससे PM किसान सम्मान निधि की किस्तें और किसान क्रेडिट कार्ड लोन प्राप्त करना आसान होगा। यह डिजिटल रजिस्ट्री बिचौलियों को खत्म कर पेपरलेस लोन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, जिससे बैंकों को किसानों का पूरा डेटा मिलेगा। दरभंगा में किसानों को भूमि रिकॉर्ड त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे यह ID हल करेगी। यह किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और सीधा लाभ प्रदान करेगी। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे काम करने का मौका दिया जाएगा, जिससे वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ नियमित आय भी अर्जित कर सकते हैं। इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कार्य शामिल होंगे, ताकि हर वर्ग की महिलाएं अपनी योग्यता के अनुसार काम चुन सके। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ना है। वहीं देखिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। खासकर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हालिया गतिविधियों के बाद और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 को लेकर उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही है। लंबे समय से कर्मचारी नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे थे, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी होती थी। हाल ही के महीनों में कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन को अपनाने के फैसलों ने इस मुद्दे को और ज्यादा गरमा दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में लंबी याचिकाओं और सुनवाई से जुड़ी खबरें कर्मचारियों के लिए अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत में होने वाली बहसें भविष्य की पेंशन नीति की दिशा तय कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 2026 तक इस विषय पर कोई स्पष्ट दिशा निकल सकती है। इसलिए कर्मचारी वर्ग इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आवेदन शुरू होने के 10 दिनों में ही 5000 से ज्यादा लोग इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।
वहीं देखिए दोस्तों, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राशन कार्ड एलपीजी माइलेज योजना के तहत पात्र परिवारों को सस्ते या फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि हर घर तक साफ ईंधन पहुंचे और महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत मिले। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राशन कार्ड एलपीजी योजना केंद्र और राज्य सरकारों की उन योजनाओं का हिस्सा है जिनके तहत राशन कार्ड धारकों को एलपीजी कनेक्शन, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी या फ्री सिलेंडर दिया जाता है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भरण पोषण के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि यदि कोई महिला बिना किसी वैध कारण के अपने पति से अलग रहने का निर्णय लेती है तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। इस निर्णय में परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पत्नी को मासिक भरण पोषण नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देना मुद्दा नहीं है, केंद्र की नीति बाधा बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के बयान को भ्रामक बताया। प्रवक्ता अजय शाह ने बताया कि सरकारी योजनाओं में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा, टेंडर बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं। उन्होंने शराब नीति, बालू घाटों की नीलामी और कोचिंग संस्थानों के नियमों में भी स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग में भी एक परिवार का वर्चस्व बताया। वहीं अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 9.47 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जनवरी 2026 की किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजी। कुल 141.66 करोड़ रुपए की यह राशि वृद्ध, विधवा, दिव्यांग सहित विभिन्न वर्गों को मिली। सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करते हुए 15,784 नए लाभार्थियों को जोड़ा और 1,523 अपात्र नामों को हटाया। यह कदम तकनीक आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करती है। इसी के साथ आगे देखिए, तमिलनाडु में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। पार्टी अब बिहार मॉडल को अपनाकर राज्य की रणनीति में अपनी पेठ जमाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में बिहार में मिली जीत से उत्साहित होकर भाजपा तमिलनाडु में एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन तैयार कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली की जनकपुरी में गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि आरडब्ल्यूएल की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। भारद्वाज ने सरकार पर आम नागरिकों की मौतों की अनदेखी का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दिए। वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने का निर्देश दिया। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि नागरिकों को सरकार पर निर्भर न रहकर अपनी निकासी की योजना खुद बनानी चाहिए। दूतावास ने इंटरनेट रुकावटों और सड़क मार्ग से पड़ोसी देशों में जाने की सलाह दी। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हुई। अब तक 2.5 लाख से अधिक महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 5 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। यह योजना कृषि, हस्तशिल्प और अन्य आर्थिक गतिविधियों में प्रशिक्षण देकर महिलाओं को सशक्त कर रही है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों और रसोइयों को अब सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद कैबिनेट को मंजूरी मिली। लगभग 11.95 लाख कर्मचारी और उनके आश्रित इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसका वार्षिक प्रीमियम बेसिक शिक्षा विभाग वहन करेगा, जिससे उन्हें आयुष्मान भारत की दरों पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसी के साथ आगे देखिए, वाराणसी में एक 22 वर्षीय मजदूर ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची ने दर्द होने पर अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने बेलूपुर पुलिस को सूचना दी, जिसने तुरंत मामला दर्ज किया। आरोपी मनीष यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी गौरव कुमार ने पीड़ित परिवार को मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं अगला अपडेट देखिए, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया। यह महत्वपूर्ण निर्णय नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद थे। कांग्रेस ने गठबंधन के पिछले अनुभवों को नकारात्मक बताते हुए कहा कि अकेले चुनाव लड़ने से जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और संगठन मजबूत होगा।
वहीं देखिए भारतीय मौसम विभाग IMD ने मोथा तूफान और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में जहां कड़ाके की ठंड का सितम जारी है, वहीं अब अगले 24 से 72 घंटों के भीतर 13 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना ने आम जनजीवन के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भाजपा की केंद्र और दिल्ली सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा भगवान भरोसे है और भाजपा की 4 इंजन सरकार को लोगों की चिंता नहीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 54 लोग गायब हो रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक है। केजरीवाल ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलने की अनुमति न मिलने पर विरोध जताया। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा बताया। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्हें चीनी घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने से रोका गया, जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने स्पीकर की निष्पक्ष भूमिका पर भी सवाल उठाए, इसे लोकतांत्रिक अधिकारोों का हनन बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बिहार सरकार औद्योगिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 20 जिलों में 13,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर रही है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नई रेल लाइन जैसी विकास परियोजनाओं के लिए भी जमीन ली जा रही है। भूमि विवादों के समाधान हेतु विशेष सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके।